गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू फाइन। तो कल हमने देखा लेसन 14 और अभी हम देखेंगे लेसन 15 वाक्य विचार। कल हमने अलंकार खत्म किया और अब वाक्य विचार देखेंगे। वाक्य विचार क्या है? व्याकरणिक नियमों के आधार पर किसी भी कथन का पूरा भाव प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूहों के मेल को हम वाक्य विचार कहते हैं। जैसे राधिका अपना गृह कार्य स्वयं ही करती है। गृह कार्य स्वयं ही करती है। राधिका अपना गृह कार्य स्वयं ही करती है। तो जो राधिका है क्या शब्द समूह है, जो सार्थक शब्द समूह के मेल से ये कंप्लीट हो रहा है। मंदिर में पूजा हो रही है। मंदिर में पूजा हो रही है। पूजा कहाँ हो रही है? मंदिर में। तो मंदिर क्या है? यहाँ पे उपरोक्त पंक्तियों में शब्दों के क्रम को व्यवस्थित किया गया है, जिसके द्वारा एक सार्थक अर्थ प्रकट हो रहा है। पूजा कहाँ हो रही है? मंदिर में हो रही है। तो इसकी वजह से ये सार्थक अर्थ प्रकट हो रहा है। वाक्य लक्षण, वाक्य के लक्षण। लक्षण क्या है? पदक्रम है जो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में ये शब्द पद एक निश्चित क्रम में आते हैं, जिसे पदक्रम कहते हैं। पदक्रम ठीक न होने पर वाक्य नहीं बनता है। जैसे बनूंगा होता नेता मैं बड़ा। अगर पदक्रम ठीक नहीं है इसका तो ये वाक्य सही नहीं है। और पदक्रम शुद्ध है तो मैं बड़ा होकर नेता बनूंगा, यह शुद्ध है। तो ये आपका पदक्रम के अनुसार है। दूसरा है अन्वृति। अन्वृति में पदों के परस्पर मेल को अन्वय या अनुवृत्ति कहते हैं। यह मेल व्याकरण सम्मत होना चाहिए, अर्थात कर्ता के पुल्लिंग एक वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन विशेष का संबंध। जैसे बच्चे पढ़ रहा है। ये क्या सेंटेंस? बच्चे पढ़ रहा है गलत, ये सेंटेंस सही नहीं है। बच्चा पढ़ रहा है, ये सही है। बच्चा पढ़ रहा है या बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस हमारा सही है। और ये फर्स्ट क्या है? बच्चे पढ़ रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है। तो अन्वृत्ति जो है वो मेल व्याकरण सम्मत, इसका जो है कर्ता के अनुसार लिंग वचन और ये इसका संबंध बताती है। इसलिए इसका परस्पर आपस में जो मेल होता है उसको अन्वृत्ति कहते हैं। वाक्य के दो अंग हैं। वाक्य के दो अंग हैं। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या है? प्रत्येक वाक्य में व्यक्ति वस्तु या घटना के विषय में बताया जाता है, इसलिए वाक्य के विषय को उद्देश्य कहते हैं। और जैसे मीना पुस्तक लिख रही है, ये हमारा उद्देश्य है। और विधेय क्या है? विधेय का अर्थ है किसी के बारे में बताना। उद्देश्य के बारे में जो कुछ वाक्य में बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे पद्मा पुस्तक लिख रही है। मेरा भाई मोहित उद्देश्य है और
पुस्तक लिख रहा है वो विधेय है। मेरा भाई मेरे उद्देश्य और पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक लिखना तो होता नहीं है, पुस्तक पढ़ना और पुस्तक पढ़ रहा है, ये उद्देश्य है और ये विधेय है। ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है वाक्य विचार में, उद्देश्य विधेय के बाद पदबंध। पदबंध क्या है? वाक्य में कम से कम दो पद अवश्य होते हैं, संज्ञा पद और क्रियापद। जैसे सूरज गिरा, विशाल खेल रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि वाक्य संज्ञा पद प्लस क्रियापद है। पदबंध में संज्ञा पद प्लस क्रियापद ये है। पहला वाक्य है सूरज गिरा। वाक्य में दो पदों से बना है, जिनमें एक कर्ता उद्देश्य और दूसरा कर्ता विधेय है। पद वाक्य के भीतर बने हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वाक्य में दो पद बने हैं। वाक्य बड़ा भी हो सकता था, जैसे मेरी बड़ी बहन रूपाली आई थी, कल शाम 4 बजे चली गई, ये ऐसे भी हो सकता है। पदबंध के भी 5 प्रकार हैं। क्या क्या है? पहला है संज्ञा पदबंध, फिर दूसरा क्या है? सर्वनाम, तीसरा क्या है? विशेषण पदबंध, इसके बाद 5वां क्या है? क्रियापद। ये हमारे हैं पदबंध के प्रकार। अब इसके प्रकार को हमें देखना है कि संज्ञा पदबंध में क्या है। संज्ञा पदबंध क्या है? जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे वाक्य में संज्ञा पदबंध या तो कर्ता के रूप में काम करता है या कर्ता का पूरक है। जैसे देश के प्रधानमंत्री के बेटे ने सभी मित्रों को अपने घर पर बुलाया, ये हमारा पहला है जो संज्ञा पदबंध है। सर्वनाम पदबंध में क्या है? मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। यहाँ देश के प्रधानमंत्री के बेटे ने सभी मित्रों को अपने घर पर बुलाया, ये है संज्ञा पदबंध। सर्वनाम पदबंध मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी, इसमें क्या है? मैं और आपको सर्वनाम पदबंध है। मैं कर्ता का काम कर रहा है और आपको कर्म का, तो संज्ञा पद के समान सर्वनाम पदबंध भी कर्ता या कर्म का पूरक काम करते हैं। थर्ड विशेषण पदबंध। जंगल में रहने वाला बाघ शिकारियों द्वारा मारा गया, तो विशेषण पदबंध में क्या है? दरअसल संज्ञा पदबंध के विस्तार है, इसलिए संज्ञा पदबंध विशेषण होता है और विशेषण जैसे उसकी विशेषता बताने पर एक या अधिक विशेषण पदबंध कहलाते हैं। बाघ भी इस वाक्य में जंगल में रहने वाला विशेषण पदबंध है। जो बाघ संज्ञा पदबंध की विशेषता बता रहा है, इस पदबंध बाघ भी शामिल करने की या संज्ञा पर या संज्ञा पदबंध हो जाएगा।
क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? दीपक धीरे धीरे चल रहा है। क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताएं। सिंपली ऐसे समझिए आप कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं तो दीपक कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। ये हमारा क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध में जो पदबंध क्रिया का प्रकार का कार्य करते हैं, इसमें अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। विधानाचक, आज्ञाचक, इच्छार्थक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक, प्रश्नवाचक और निषेधवाचक। क्रिया विशेषण क्रियापद में इसके अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। तो पहला क्या है? विधानवाचक। विधानवाचक में क्या है? इस प्रकार के वाक्यों से वक्ता लेखक अपने श्रोता पाठकों को जानकारी देता है। जैसे मान्यता जयपुर गई, मेरा घर नारायण विहार नगर में है, हम सर्कस देख रहे हैं। ये हमारा क्या है? विधानवाचक। दूसरा क्या है? आज्ञार्थक। आज्ञार्थक का मतलब ही आप समझते हैं आज्ञा देना। किसी को हम आज्ञा दें, जाओ अपना काम करो, जाओ अपनी कॉपी कंप्लीट करो, बुक लाओ कंप्लीट करो, यहाँ होमवर्क ला के दिखाओ। ये है हमारे ऐसे शब्द हैं जो आज्ञा देने के सूचक है। तो सेकंड हो गया आपका आज्ञावाचक। थर्ड इच्छावाचक है। ईश्वर आपको बुद्धि दे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, अपनी इच्छा से इस प्रकार के कार्यों में इच्छा या कामना व्यक्त की जाती है। संदेहवाचक में इन वाक्यों में संदेह की भावना व्यक्त होती है। जैसे हमें शायद आज मसूरी जाना होगा, शायद हमें विद्यालय जाना होगा, शायद हमें विद्यालय से घर जाना होगा। संकेतवाचक वाक्य क्या है कि संकेत का अर्थ शर्त है, इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में शर्त का भाव रहता है। जैसे अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, ये संकेतवाचक है। यदि बरसात ना हुई तो आज विद्यालय अवश्य जाऊंगा। विस्मयादिबोधक आप जानते ही हैं कि इसका मान कैसे होता है, और विस्मय का मतलब हर्ष, दुख सब होता है। तो मनोभाव को व्यक्त करना, अरे तुम कहाँ थे अभी तक, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये है विस्मयादिबोधक। निषेध प्रश्नवाचक, तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ें हैं प्रश्नवाचक। इसके बाद है निषेधवाचक में कि जिन वाक्यों में निषेध होता है, जैसे धोनी बॉलिंग नहीं कर सका, यह तुम्हारा काम नहीं है, नकारात्मक वाक्य कहते हैं उसे, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सरल रचना के आधार पर। ये तो हमारा हो गया अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर क्या है? रचना के आधार पर जो वाक्यों के भेद हैं, इसमें है सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल में क्या है? इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये हमारा सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में होता है, संयुक्त का मतलब जानते ही आप, जैसे यहाँ दो वाक्यों को एक जगह जोड़ा जाता है, दो वाक्य मिलाकर एक वाक्य बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये सरल वाक्य है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये सरल वाक्य है। और संयुक्त वाक्य क्या है? सुषमा का विद्यार्थी से विद्यालय नहीं आई।
ये हमारा संयुक्त वाक्य है। थर्ड है मिश्रित वाक्य। अध्ययन करने से मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक से आश्रित उपवाक्य होते हैं जो अपने पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। तो वो हमारा मिश्रित वाक्य होता है। जैसे जो पुस्तक आपने मुझे दी थी मैंने कल पढ़ ली। जो पुस्तक आपने मुझे दी थी ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। इसके बाद है हम देखेंगे आश्रित उपवाक्यों के प्रकार। आश्रित उपवाक्यों के प्रकार देखेंगे और ओवर करेंगे। तो इसके पहले आप देख लीजिए। इसमें क्या है? मिश्रित वाक्य में मुझे, इसमें क्या है? इसलिए और बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। जो सिंपल वाक्य है आपका खेल रहे जो, ये है खेल रहे हैं, ये आपका साधारण वाक्य है, सरल वाक्य जिसे कहते हैं। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये हो गया रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। इसके पहले मैंने बताया अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, ये रचना के आधार पर वाक्यों के भेद है। इसके बाद हम देखेंगे आश्रित उपवाक्यों के प्रकार। आश्रित उपवाक्यों के प्रकार कितने होते हैं और उनको डिफाइन करना और वाक्यों देना। फिर ये हमारा लेसन 3 खत्म होगा। कुछ जितना समझ में आया आपको, अब हम लिखिए और करिएगा। नेक्स्ट डे, ऑल द बेस्ट।